हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर, डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डायमेंशन के बारे में स्टडी किया था। डायमेंशन के बारे में पूरी विधिवत जानकारी निकाली थी कि डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर किसी का डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके साथ साथ हमने कुछ आईआईटी, जेईई और नीट के भी क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए थे, प्लस महाराष्ट्र बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐड थे, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। डायमेंशनल सीखने के बाद आज हम सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है कि वो आता ही है आपका, चाहे वो आप स्कूल का एग्जाम दो, चाहे आप जेईई का एग्जाम दो, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, एक क्वेश्चन इससे कंफर्म रहता है कि एक क्वेश्चन आपको इससे आएंगे ही आएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बुक, पेन, पेंसिल निकाल लीजिए, क्योंकि जब भी आप कुछ मैं सिखाता हूं तो आपको खुद से नोट्स क्लियर बनाने रहते हैं। आप नोट्स खुद से डिजाइन करोगे, खुद से बनाओगे, क्योंकि वही नोट्स आगे आपके जाके लिए क्या होगा, एक सबसे अच्छा गाइड होगा जो आपको आगे का जो भी एग्जाम्स रहेंगे उसको आपको प्रिपरेशंस करने में हेल्प करेगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस सीखने से पहले आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन समझ में आ गया तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन, सबसे पहले आप जानो कि होमोजेनिटी क्या होता है। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक रूपता, एक बराबर। क्या बोले? एक रूपता या एक बराबर, या हम इसको क्या बोल सकते हो, सेम, एक बराबर। समझ गया ना? मैंने बोला कि होमोजेनिटी, तो होमोजेनिटी डायमेंशन के बारे में मुझे सीखना है, तो कैसे करना है, किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आज में हम इस लेक्चर में करेंगे। और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे जो आपको नीट और जेईई पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग बोले एक रूपता, होमोजेनिटी का और सेम। अब मुझे बताइए कि जब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट की बात ही छोड़ो, कभी आपने ऐसा देखा है क्या 1 kg प्लस 2 सेकेंड ऐड हुआ है? कभी 1 kg प्लस 2 सेकेंड ऐड हुआ है? एक बच्चा बोला नहीं। तो मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता, रीजन क्या है, क्यों नहीं हो सकता ये? अगर मैं बोलूं कि नहीं ये पॉसिबल है मेरे लिए, तो आप क्या बोलोगे? सर आपके लिए तो सब पॉसिबल है। अरे नहीं, ये देखो, ये इसकी यूनिट क्या है, केजी में है, इसकी यूनिट किस में है, सेकेंड में। तो ये क्या ये ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं ऐड हो सकता। अगर मैं वहीं पे लिखूं 1 मीटर प्लस 1 kg, क्या ये ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। एज द रीजन, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर में है और इसकी यूनिट किस में है, केजी में। तो क्या ये ऐड हो सकता है? ये भी ऐड नहीं हो सकता। समझ गया? मतलब हमने क्या देखा कि इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है, मतलब ये एक बराबर नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसकी यूनिट को सेम को हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते। अगर मैं यहीं पे बोलूं 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 मीटर। आपने क्यों 2 मीटर लिखा? क्योंकि आपने ये देखा कि 1 मीटर इसकी यूनिट और 1 मीटर इसकी यूनिट, मतलब ये यूनिट दोनों का सेम है, तो आपने ये चीज क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इतना समझ गया? वेरी गुड। तो हमारा यही रूल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, ध्यान से लिखना। द डायमेंशन ऑफ, DIM लिख रहा हूं तो समझिएगा, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, क्या मैंने बोला, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ध्यान रखना, इसी में ही पूरी कहानी छुपी है, इसी डिफिनेशंस में ही पूरी कहानी इसी में है। ठीक है, मैंने बोला कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, मैंने क्या बोला, ईच टर्म, हर एक टर्म, हर एक टर्म, हर एक टर्म, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम।
तो हमने ऊपर, तो हम ऊपर वाले डायग्राम में मैं बात करूं तो मैंने बोला कि एक 1 मीटर और प्लस 1 मीटर, तो आपने 2 मीटर लिखा। तो मैंने क्या बोला, ये टर्म अलग और ये टर्म अलग, ठीक है। तब ये टर्म और ये टर्म जुड़ा तभी तो 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म माइनस ये टर्म, मतलब सब एक टर्म, ये टर्म इसके बराबर, ये टर्म इसके बराबर, ये टर्म इसके बराबर, मतलब कि हर एक का डायमेंशन, ध्यान देना, डायमेंशन का अगर की बात करें तो यूनिट, अगर देखो इसका डायमेंशन अगर मीटर में है और इसका डायमेंशन अगर ये लेंथ में डायमेंशन है और ये भी अगर लेंथ में आ रहा है, मतलब हर एक टर्म का डायमेंशन, मतलब दोनों का क्या है, सेम है, तो अब क्या लिखोगे, 12 लिख रहे हो, मतलब डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, मतलब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये मेरा रूल क्या बोलता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, जो भी हमारे पास कोई इक्वेशन दिया रहेगा उस डायमेंशन का हर एक टर्म क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया इतना? तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाया, मतलब कि हर एक टर्म को अलग अलग डायमेंशन के फॉर्म में सेम होना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शुद्ध हिंदी में लिखो यहाँ पे, ईच टर्म, TERM, ईच टर्म का डायमेंशन क्या होगा, ईच टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये भूलना नहीं है मुझे, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा क्या बोल सकता है, दूसरी प्रो क्या बोलता है, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि आपका जो क्वांटिटी है, अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होगा, देखो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, सेम फिजिकल अगर क्वांटिटी अगर आपकी आती है तो ही आप उसको ऐड कर सकते हो, तो ही आप उसको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होगी तो ही आप उसको ऐड कर सकते हो, तो ही आप उसको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या, कि आप उसी क्वांटिटी को जोड़ सकते हो जिसके डायमेंशन सेम होंगे, आप उसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिसकी क्वांटिटी डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैंने क्या बोला कि आप उसी क्वांटिटी को जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ये 2 पॉइंट मुझे नहीं भूलना है, ठीक है। इसमें तो एक थ्योरी था जो आपने समझा, अब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर क्वेश्चंस आप देखने लोगे ना, आपको सब थ्योरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये तो मुझे रखना ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस में मुझे क्या पूछा गया है, ध्यान देना, थ्योरी पे जाऊंगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, डायमेंशन ऑफ A एंड B, और जो इक्वेशन दिया गया है V इक्वल टू A प्लस BT, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि आप A और B का डायमेंशन फाइंड करो, और ये इक्वेशन आपको दिया गया है। चलो सॉल्व करें। चलिए अब ध्यान दो, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा तो कैसे लिख रहा हूं, V माइनस A माइनस BT इक्वल टू 0। देखो ये अलग टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया। कितने टर्म बने, 3 टर्म। अभी मैंने बोला ना, ये अलग टर्म, जितने भी अलग रहेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मैंने बोला कि सब टर्म अलग अलग है, तो अब डिफिनेशंस पे आओ। सर ने क्या बोला, सर ने बोला कि हर एक का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये बोला। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू
क्या बोला गया कि v किसके बराबर हो गया, a के बराबर, ठीक है। और क्या, और v किसके बराबर हो गया, bt के बराबर। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि हर एक डायमेंशन का हर एक टर्म क्या होना चाहिए, सेम होता है। मतलब जब सेम होता है भाई तो v a के बराबर होगा और v bt के भी बराबर होगा। तो निकाल ले, अगर v a के बराबर होगा तो v क्या है, वेलोसिटी। v क्या है, वेलोसिटी। अगर a का मुझे डायमेंशन निकालना पड़ेगा तो a का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किससे नापते हैं, एल टी पावर -1। मतलब a का डायमेंशन कितना होगा, इतना होगा। याद रहना चाहिए, v इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर मैं निकालता हूं तो क्या निकालता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को किससे नापते हैं, एल से, और टाइम को टी से। तो ये हो गया ना एल टी पावर -1। उसी तरह सिमिलरली दूसरा क्या है, v इक्वल टू बी टी के बराबर होगा। तो v का क्या होगा बताओ, एल टी पावर -1। b को ऐसे रखा और t का क्या होगा, टाइम में t हो गया। ये जब t इधर आएगा तो क्या होगा, एल टी पावर -1 अपॉन टी इक्वल टू कितना होगा, b होगा। ये जब यहाँ पे 1 है, जब ऊपर आ जाएगा तो क्या बचेगा, एल टी पावर -2 इक्वल टू b। मतलब b का डायमेंशन भी पता चल गया। पक्का, क्वेश्चन ऐसे ही करना है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको बस यही याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कभी भी अगर डायमेंशन पता करना है मुझे, तो आपको ये देखना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशंस दिया गया है उस इक्वेशंस में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दें। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, वो डायमेंशन तभी ऐड हो सकता है, तभी भी जुड़ सकता है जब उसके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला इक्वेशन ये बोल रहा है कि इसके डायमेंशन तभी सेम होंगे, इसकी क्वांटिटी को हम तभी जोड़ पा रहे हैं जब इसके डायमेंशन सेम है। यही ना, यही कर रहा है वो, तभी तो वही इक्वेशन बन के आया। मतलब कि हर एक, कहने का मतलब क्या क्या कि मतलब हर एक के डायमेंशन, मतलब अलग टर्म ये, अलग टर्म ये, अलग टर्म है, मतलब ये वाला टर्म इसके बराबर, ये वाला टर्म इसके बराबर, मतलब हर एक टर्म एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैंने इक्वल लगा दिया। तो जब इक्वल लगाया तो v को मैंने क्या देखा, a के बराबर आ गया और v bt के भी बराबर आ गया। तो उन दोनों से मैंने डायमेंशन निकाल लिया। कंफर्म। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर में 2 में पूछा जा रहा है कि फाइंड द, ध्यान देना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, बोला गया है डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। और जो इक्वेशंस दिया गया है वो दिया गया है x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी, वेयर बोला गया है x क्या है, डिस्टेंस है। क्या बोला गया है, x डिस्टेंस और t क्या है, टाइम। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, जहां पे तुम्हें x इक्वल टू दिया गया है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस जी टी क्यूब, और आपको इसका डायमेंशन फाइंड करना है। चलो फाइंड करें, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशंस दिया गया वो लिख लो। ठीक है, इक्वेशन में बताओ कितने टर्म हैं, आप बता दो इक्वेशन में कितने टर्म है, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, कितने टर्म है। तो मैंने बोला कि इक्वेशन में 5 टर्म है। देखो x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस जी टी क्यूब इक्वल टू 0। मतलब एक ये टर्म हो गया, एक 2 3 4 5, मतलब एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि हर एक टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। हर एक टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। द डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म और क्या होगा, इक्वल। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, चल थोड़ा सा नीचे सॉल्व करता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि x किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। और क्या देखा,
x किसके बराबर हो गया, bt के बराबर हो गया। अरे वाह, x किसके बराबर हो गया, ct स्क्वायर के बराबर हो गया। x किसके बराबर हो गया, dt क्यू के बराबर हो गया। यही तो बात हुआ ना कि हर एक टर्म क्या है, इक्वल है। चलो, x इज द डिस्टेंस, x क्या है, डिस्टेंस है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। x मेरा डिस्टेंस है। डिस्टेंस को आप किससे मेजर करोगे, l से। तो a का डायमेंशन निकल गया, आया ना, निकल गया। b का डायमेंशन, b निकालना हो तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। x को किससे नापोगे, l से। टाइम को किससे नापोगे, t से, t टाइम है तो कितना हो गया, l t पावर -1। b का भी डायमेंशन पता चल गया आपको। c का निकालना है तो c इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन टी स्क्वायर। x को किससे नापोगे, लेंथ से। टाइम को किससे नापोगे, t का स्क्वायर से। क्या हो जाएगा, l t पावर -2 हो गया। अरे वाह। d निकालना है, क्या होगा, x अपॉन टी क्यू। तो d इक्वल टू क्या होगा, l अपॉन टी पावर क्यू। क्या हो जाएगा डायमेंशन, l t पावर -3। आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया ना। आपको पूछा गया कि आप एबीसीडी का डायमेंशन निकालो, ये क्वेश्चंस दिया गया है तो आप बताओ कि इस एबीसीडी का डायमेंशन क्या होगा। तो हम सीधे क्वेश्चन में आप बोलोगे एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि हर एक का डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स आर क्या होगा, इक्वल, सेम होगा। मतलब कि सब सेम होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने सब क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जस्ट सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपने अभी ऊपर किया ना, x इज इक्वल फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, और आपको इक्वेशन दिया था, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा मैंने टर्न कर दिया। क्वेश्चन में मैंने बोला फाइंड द dimension of A, B, C, D, E, x equal to A plus BT plus CT square plus DTQ अपॉन E plus T। ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन एक फॉर्मेट है हमें जो दिया गया है। आपको दिया गया x इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर प्लस DT प्लस Q। ठीक है, जहां पे x मेरा क्या है, डिस्टेंस, और t मेरा टाइम है। ये मेजर किया गया। तो क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। क्वेश्चंस को जितने तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ उतने तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब मुझे पता है, मैं इसको इस फॉर्म में रख दिया, x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, द डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ द हर एक टर्म डायमेंशन का क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब मैंने क्या बोला था, कि x a के बराबर होगा, x bt के भी बराबर होगा, x ct के भी बराबर होगा और x इस टर्म के भी बराबर होगा। ये बोला गया था ना, अभी शुरू से तो वही करते आ रहे हैं, तो उसी चीज को मैं लिख रहा हूँ। देखो, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कैसे एग्जाम में लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ ए, ये लिखा। आगे क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt के बराबर होगा। उसी तरह डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct के भी बराबर होगा। उसी तरह डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ dtq अपॉन e प्लस टी के भी बराबर होगा। इतना समझ में आ गया, इतना तो सबको समझ में आया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे। अब देखो, जब इस चीज को सॉल्व किया तो यहाँ पे एक मेरा टर्म आ रहा है, यहाँ पे देखो आ रहा है ना, e प्लस टी। ये भी डायमेंशन एक दूसरे के सेम होंगे। मतलब कि डायमेंशन ऑफ e भी डायमेंशन ऑफ
टी के बराबर होगा। क्यों? ऐसा दिमाग में मेरे क्वेश्चन है, क्यों? मैंने क्या बोला कि ये तभी ऐड हो रहा है जब दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम है। जब ये, मैं कब बोल रहा हूँ, जब ये, अगर ये यस है और ये एस है सेकेंड में, तभी तो जाके ये ऐड हो रहा है। इतना समझ रहा ना? तभी इसको ऐड किया गया ना भाई। ई प्लस टी कब ऐड हो रहा है? जब दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम है। तो मतलब ये भी एक टर्म है, मतलब ये भी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख दिया, क्या लिखा? लिख दिया कि डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी के भी बराबर होगा। रीजन पता चल गया? ई में क्या हो रहा है? टी ऐड हो रहा है। ई में टी क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, एक नया टर्म बन के आ रहा है। और प्लस उसके साथ में क्या बोल रहा हूँ, ये तभी ऐड हो रहा है जब दोनों के डायमेंशन सेम है। ये तभी ऐड हो रहा है। ऐड कब होगा? केजी में सेकंड ऐड नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पे ऐड को शो किया गया, ऐड का शो किया करने का मतलब ये तभी ऐड हो रहा है जब दोनों के डायमेंशन क्या है? सेम है। तो चलो एक एक करके निकालते हो। तो डायमेंशन ऑफ ए, चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्स का क्या हो जाएगा? एल निकल गया एक्स, तो इसको मैं लिखूंगा तो b इक्वल टू क्या होगा? x अपॉन टी होगा। तो b इक्वल टू क्या हो गया? एल टी पावर -1 होगा। अगर यहां से लिखूंगा सी टी स्क्वायर है भाई, देख लीजिए सी टी स्क्वायर है। c इक्वल टू क्या होगा? x अपॉन टी स्क्वायर होगा। मतलब c इक्वल टू क्या होगा? एल टी पावर -2 होगा। क्या होगा? एल टी पावर -2 होगा। ये भी आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी भी अननोन है और यहाँ पे डी भी अननोन है। तो सबसे पहले आप ये डायमेंशन निकाल दो। तो ई का डायमेंशन कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। ई का डायमेंशन कितना हो गया? टी हो गया। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एक्स का डायमेंशन यहाँ पुट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग कलर कर दे रहा हूँ। एक्स का डायमेंशन कितना? एल हो गया। टी ऐसे हो गया। टी का डायमेंशन टी क्यू हो गया अपॉन टी प्लस टी। तो लिखा L इक्वल टू डी टी क्यू अपॉन टी। अब बोलोगे सर टी और टी तो 2t हो गए भाई। क्वेश्चंस तो आ सकता है ना माइंड में मेरा माइंड बहुत बेकार है भाई, कहीं भी क्वेश्चन। टी प्लस टी को आपने टी क्यों लिखा? टी प्लस टी को तो 2t होता है, तो मैं भी उसको कैसे समझाऊंगा? मेरा भी समझाने का तरीका क्या है कि बताओ, अगर तुम लेते हो 2 kg प्लस 2 kg तो कितना हो गया? 4 kg। मतलब तुम डायमेंशन को अलग कर देते हो क्या? नहीं करते हो। मतलब केजी तो एक ही रहता है, डायमेंशन तो सेम ही रहते हैं ना। केजी इंटू केजी तो नहीं लिखते हो, केजी प्लस केजी नहीं लिखते हो, मतलब डायमेंशन भी क्या रखते हो? सेम ही रखते हो। अगर वो डायमेंशन अगर सेम होता है तो मतलब दो डायमेंशन का अगर प्लस होगा तो एक ही डायमेंशन हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये टी से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो क्या बचा? एल इक्वल टू डी टी स्क्वायर हो गया। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल टी पावर माइनस निकल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ट्रिक था, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्रिक था, सिर्फ आपका ये वाला। ये सब क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन एक नया बनाया आपके लिए। ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन दे दें एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे आप कर लोगे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टी अपॉन डी प्लस ई कर दोगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब डी भी के बराबर होगा। आगे ना सर, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके आएंगे क्वेश्चन, अलग अलग मेथड होंगे, तो अलग अलग मेथड में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है kinetic energy of the particles moving along the elliptical tangentially of given below kinetic energy is equal to as square, ये दिया गया है। where s डिस्टेंस दिया गया है और मुझे डायमेंशन ऑफ ए पता करना है। DIM लिखा है, डायमेंशन ऑफ ए पता करना है। जो आपको दिया गया वो लिख लो। काइनेटिक एनर्जी मुझे दिया गया है as स्क्वायर, जिसमें तुम्हारा s क्या है? डिस्टेंस है। इतना समझ में आ गया? मुझे ए का डायमेंशन पता करना है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए ही चाहिए, पता होना चाहिए। हम लोगों ने शुरू में बोला था काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो
उसका डायमेंशन मैंने निकाला था ml² t पावर -2। जिसको नहीं पता वो मेरा पुराना वाला लेक्चर देख लो एक बार, तो ही जाके इसको आने की कोशिश करो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ml² t पावर -2। एक को ऐसे रख दिया, और डिस्टेंस को किससे नापते हैं, लेंथ से ही नापते हैं, तो l² हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ml² t पावर -2, और यहाँ पे कितना हो गया, l² हो गया, और यहाँ पे a हो गया, ये भी हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, इस l से ये कैंसिल l² से, तो कितना बच गया, m l तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे l t पावर -2, तो ये डायमेंशन ऑफ ये निकल गया। हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर। कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह का आपको क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए, पेज नंबर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट, पेज नंबर 15, क्वेश्चंस नंबर 10 सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, दिया गया है v को सीबीएसई वाले स्टूडेंट भी सॉल्व करेंगे साथ में, v = AT प्लस p अपॉन t प्लस c प्लस v0। ये क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका, a b और c। अभी जस्ट क्वेश्चन कराया था, ऊपर कराया था ना, ab प्लस bc प्लस ct² प्लस dtq अपॉन e प्लस c। सेम क्वेश्चन है, मतलब आपने क्या देखा कि ये वाला डायमेंशन इसके बराबर है, और ये डायमेंशन पूरे इसके बराबर है, और ये वाला डायमेंशन इसके बराबर है, और t c के भी डायमेंशन के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है, तो मतलब कि क्या होगा, डायमेंशन सेम है तभी ऐड हो रहा है, तो मतलब t किसके बराबर, c के बराबर होगा। अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन कराया, सेम आप करोगे, और आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जिसके पास नंबर नहीं है वो नोट कर लो, नाला सुपारा स्टूडेंट जो भी हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में IIT और नीट, ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप ये कर लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है, कितना हो गया सबका, चलिए ये क्वेश्चंस IIT 2014 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस IIT 2014 का है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चंस में जो अभी तक हम लोग टर्म कर रहे थे, पीछे जो कर रहे थे, सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है आपको, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारा जो मंत्र है एक ही, कि हर एक टर्म को क्या करना है, सेम करना है। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, मैंने बोला ना, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। आपको सब कुछ गिवन है, बस क्वेश्चन में बस एक क्वेश्चन घुमा दिया गया है यहाँ पे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, मतलब a अपॉन b का डायमेंशन पता करना है। जब आप a का डायमेंशन अलग पता कर लो, b का डायमेंशन अलग पता कर लो, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। सब कुछ गिवन है, जिसमें p प्रेशर है, t टाइम है, और x डिस्प्लेसमेंट है। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे लिखते थे p माइनस, देखो यहाँ पे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन bx इक्वल टू 0। इतना लिख दिया, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, मतलब ये एक टर्म अगर मैं बात करूं तो ये वाला भी एक टर्म हो जाएगा, ये भी एक टर्म हो गया, और ये भी एक टर्म हो गया ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b माइनस टी, सॉरी a माइनस टी स्क्वायर bx। ठीक है, तो ये मेरे पास ये टर्म आ गया। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि ये वाला टर्म भी इसका डायमेंशन होगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t के बराबर होगा, टी स्क्वायर के। रीजन क्या बोला था मैंने, कि ये तभी ऐड हो रहा है जब इसके डायमेंशन क्या है, सेम है। ये तभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है जब इसके डायमेंशन क्या है, सेम है। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया, मतलब a का डायमेंशन आपको पता चल गया, मुझे b का पता करना है, इसमें पुट कर दो। अब क्या है, p प्रेशर है, तो मैं यहाँ पे रफ वर्क पे निकाल रहा हूँ। ध्यान देना, आप लोग पहले से पढ़ रहे हो, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, F इंटू ए होता है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ से निकाल दीजिए। F मैंने बोला था लर्न कर डालना है न्यूटन्स का, mLT पे पावर कितना,
-2 और एरिया को आप किस में नापोगे, लेंथ में, तो कितना होगा L²। ये जब ऊपर जाएगा तो एक L से L कैंसिल हो गया, तो कितना बचा m L पे पावर -1 T पावर -2। तो ये क्या हो गया, प्रेशर का डायमेंशन निकल गया। आप साइड में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, m L पे पावर -1 T पावर -2 लिख लिया। अब बताओ यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर, ए का डायमेंशन कितना है, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी और एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो उसका कितना हो गया, एल हो गया। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना होगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना होगा, जल्दी मैसेज, किसी ने 0 बोला, जीरो पॉसिबल है। अभी जस्ट मैंने पीछे बोला था कि अगर हमारा टर्म, ठीक है, कभी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, अगर मैं बोला कि अगर 2 kg प्लस 2 kg लिखोगे तो जाके आंसर किस में लिखते हो, kg में लिखते हो। अगर मैं वहीं पे लिखूं 4 kg माइनस 2 kg, तो आंसर भी तो kg में ही लिखोगे, मतलब यूनिट तो सेम आ रहा है ना, ये तभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है जब उसका डायमेंशन सेम है। तो याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड लिख लो शुद्ध हिंदी में कि जब भी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की बात करेगी तो वहां पे डायमेंशन उसका सेम रखेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो, m L पावर -1 T पावर -2 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, एक टर्म रखेंगे, टी स्क्वायर मतलब डायमेंशन सेम है, मतलब डायमेंशन हमें सेम ही रखना है, माइनस करके 0 मत कर देना। और यहाँ पे क्या होगा, रियल। यही क्वेश्चन आईआईटी में थोड़ा सा घुमा देता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो गए, कट करके आंसर 0 में लिख देते हैं, ये सी गलतियां नहीं होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब देखो ये इधर जाएगा तो कितना हो गया, m, ये बॉक्स लगा रहा हूं मैं, तो ये टर्म नीचे आ जाएगा तो कितना हो गया, m L पे पावर -1 T पावर -2 हो गया, और साथ में ये T भी इधर चला, सॉरी ये L इधर चला गया, इक्वल टू ये B हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर, मतलब इस टर्म को इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन m L पावर -1 T पावर -2, और एक बॉक्स में और दूसरे में क्या हो जाएगा, L हो गया। अब बताओ ये L पे पावर -1 ये L है तो ये कैंसिल हो गया, T पे पावर -2, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, B टी स्क्वायर अपॉन, ध्यान देना, m T पावर -2, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m पे पावर -1 और T पे पावर, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो ये डायमेंशन हो गया किसका, B का। सब इसको नोट करो अच्छे से। हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, a अपॉन बी, a अपॉन बी फाइंड करना है। a कितना है बता दो, टी स्क्वायर, b कितना है, m पे पावर -1 और t पावर 4, ये निकालना है। टी स्क्वायर ऊपर है, टी स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो जब ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, m t पावर -2, किसका आंसर आ गया, a अपॉन, ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको जो क्वेश्चंस आईआईटी और नीट के देते हैं वो क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बच्चा मार्क कहाँ पे खाएगा बता सकते हो आप, यहाँ पे, जब वो यहाँ पे करेगा तो टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर को माइनस करके 0 लिखेगा, समझ गए ना। फिर आगे का कैलकुलेशन आपका खुद है, अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो कैलकुलेशन खुद से आप कर लोगे, ठीक है। तो चलो ये चीज कर दो आप नॉर्मली। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो और क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछा गया और ये क्वेश्चन सीईटी में भी अगेन रिपीट हुआ है, फिर से वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो जाएगा तो मैसेज ड्रॉप करिएगा मुझे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन आईआईटी और सीईटी,
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोनों में, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों डिफरेंस आपको बताता हूँ कहाँ पे क्या रिपीट होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, सेम एक जैसा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल्फा। अरे सर क्या क्या क्वेश्चन दे रहे हो आप, एल्फा बीटा, कभी गामा, कभी कुछ भी कर दे रहे हो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल्फा, ठीक है, p इक्वल टू पी नॉट ई पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर। अब मुझे गिवन है p t p नॉट, ये सब दिया गया है। p भी नहीं पता, t मुझे पता है कि ये टाइम है, और ये p नॉट भी नहीं पता है। ये दोनों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये दिया नहीं है, बस दिया है कि t टाइम है। बच्चा कंफ्यूज, सर जब कुछ दिया नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे? यही तो कॉन्सेप्ट है, यही ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। पता करना पड़ता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट है कि नहीं। तो बच्चे के पास टैलेंट है, जब सर पढ़ाएंगे तो टैलेंट तो आएगा ही आएगा। तो चलो टैलेंट हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन में दिया p इक्वल टू पी नॉट ई पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ ना थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जहां पे भी अगर ऐसे टर्म दिखेंगे ना तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये थोड़ा क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन मैंने अलग अलग वे में कराया, मतलब अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग से कराया, मतलब कि हर चीज, जैसे पहला जो क्वेश्चन कराया तो अलग था, सेकंड क्वेश्चन कराया तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या होंगे, थर्ड क्वेश्चन कराया तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या, वैसे ये भी क्वेश्चन अलग है। ठीक है, अब ध्यान दो, जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये टर्म, ये पूरा टर्म मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ई दिया गया है, जब यहाँ पे पावर है, ठीक है, थोड़ा नोट डाउन में ध्यान दीजिएगा, ये पावर का टर्म है, एक्सपोनेंट टर्म है। क्या है? एक्सपोनेंट, ई पे पावर लगा हुआ है, एक्सपोनेंट है। कभी आपने कभी भी क्वेश्चन में कभी पावर के ऊपर यूनिट लगा हुआ देखा है? 10 टू पावर t लगा देखा है, 10 टू पावर kg लगा देखा है, 10 टू पावर सेकेंड लगा देखा है, 10 टू पावर मीटर लगा हुआ देखा है? कभी देखा है क्या आज तक? नहीं देखा सर। ठीक है, नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा, आपने देखा वो तो कोई बात है, मैंने नहीं देखा। मैंने बोला कभी भी किसी भी नंबर्स के ऊपर आपको यूनिट नहीं लगा रहता है। तो मैंने बोला कि अगर पावर के पास जब यूनिट ही नहीं होगा तो क्या उसका डायमेंशन होगा? पावर के पास यूनिट होता है? नहीं होता है। जब यूनिट नहीं होता है तो क्या उसका डायमेंशन पॉसिबल है? नहीं है सर, यूनिट से ही डायमेंशन निकलता है, तो जब यूनिट ही नहीं होगा तो क्या उसका डायमेंशन होगा? नहीं होगा। तो ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा जो टर्म होगा वो क्या होगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस, मतलब इसका कोई भी डायमेंशन, कोई भी मैथमेटिकल टर्म हो अगर उसके ऊपर कोई पावर ये है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने बोला कि डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू नो डायमेंशन। इसका डायमेंशन होता है? नहीं होता है। तो मैंने क्या लिखा? m पावर 0, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मैंने क्या लिखा कि अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू नो डायमेंशन होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 लिख सकता हूँ। इस अल्फा, इस टी क्या है? ये वाला टी क्या है? टाइम है। तो इस टाइम का डायमेंशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? टी लिखूंगा, तो क्या होगा? टी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। अल्फा इक्वल टू क्या होगा? m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 अपॉन में क्या चला जाएगा? t स्क्वायर। जब ये t ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? m पावर 0 l पावर 0 t पावर माइनस 2। आंसर निकल गया। बस यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा था। क्या था? कि अगर कोई भी टर्म का अगर पावर आपको दिखता है तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, मतलब आपका यूनिटी फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। यही एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। एक्सपोनेंट, वो एक एक्सपोनेंट टर्म है, एक मैथमेटिकल टर्म है, और कोई भी मैथमेटिकल टर्म के अंदर कोई यूनिट्स नहीं रहता है। अगर यूनिट्स ही नहीं
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब यूनिट्स ही नहीं होगा तो डायमेंशन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको सीधे कंपेयर करके लिख दिया। समझ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, मैं साथ में चलता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये भी आपको आईआईटी में पूछा जा चुका है, आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट हुआ, आईआईटी में मुझे लगता है 2018 में ही आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शायद मेरे को लग रहा है मैंने कराया हुआ था क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। अरे सर, कभी अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। अल्फा अपॉन बीटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई पे पावर, ध्यान दो, माइनस अल्फा जेड, ध्यान देना, अपॉन के थीटा। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है जहां पे आपको गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे p क्या है, प्रेशर है, गिवन है आपको z क्या है, डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। भाई यूनिट तो पता होना चाहिए, जब यूनिट ही नहीं पता रहेगा तो डायमेंशन नहीं पता चलेगा। बोल्ट्जमैन, थीटा क्या है, टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर का पता हो जाएगा सर, प्रेशर का पता हो जाएगा, डिस्टेंस का पता, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सर अगर भूल गया तो पूरी कहानी खत्म। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर आपने डायमेंशन नहीं निकाला तो आपको मतलब कि हमारी पूरी कहानी, मतलब ये क्वेश्चन होगा ही नहीं मुझसे, ठीक है। आपको मेथड पता चल जाएगा लेकिन उसका डायमेंशन और यूनिट तो पता होनी चाहिए ना भाई, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, नीचे वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऊपर वाले का। ये पी प्रेशर है, मैंने क्या बोला कि ये ई पे पावर दिया गया है, जब ये ई पे पावर दिया गया है तो ये वाला जो पूरा टर्म होगा वो क्या उसका डायमेंशन होगा, अभी बोला पावर है, ई पे पावर है, तो क्या उसका डायमेंशन होगा, बता दो सब लोग। डायमेंशन पॉसिबल है, नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ, पूरे टर्म को ले रहा हूँ, ठीक है, अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल टू नो डायमेंशन, ध्यान देना, तो क्या लिखा, अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल टू नो डायमेंशन का मतलब m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पता करनी है, यहाँ पे z क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा l, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ध्यान देना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर के। तो अगर मैं निकालूंगा केजी का तो m l स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पर पावर -1, ये निकलेगा डायमेंशन। आपको मैंने पीछे फर्स्ट लेक्चर में करा दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया, क्या हो गया यहाँ पे, m l स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पर पावर -1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। अभी मैं देखो क्या निकाल रहा हूँ, अब यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ले चलता हूँ, ये एल स्क्वायर है, ये ऊपर एल है, ठीक है। अगर मैं इसको ले चलूंगा तो यहाँ और यहाँ पे पहले से देखो यहाँ पे थीटा है तो इनटू क्या हो गया थीटा, तो ये के का डायमेंशन ये लिखा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, और ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखा, ये थीटा 1 -1 है और थीटा कैंसिल हो गया, ये पूरा इस टर्म जाएगा, ये पूरा जब जाएगा तो बचेगा अल्फा एल, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं 0, तो क्या बच गया m l स्क्वायर टी पावर -2 हो गया, m l स्क्वायर टी पावर -2, ये अब l इधर आएगा तो अल्फा इक्वल टू हो गया m l स्क्वायर टी पावर -2 अपॉन l इधर आ गया तो ये l से l कैंसिल, तो कितना बचा अल्फा इक्वल टू m l टी पावर -2, ये अल्फा निकल गया। इतना समझ आ गया सबको अल्फा। अब मुझे क्या चाहिए, बीटा, ठीक है। अब बीटा मुझे चाहिए तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं बीटा निकालना बताता हूँ कि आपको बीटा कैसे निकलेगा। अल्फा अपन बीटा चाहिए ना, तो अल्फा तो वैल्यू आपको पता चल गई, अब मुझे बीटा चाहिए, तो मैंने यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, इतना समझ आ गया सबको। तो मुझे बीटा चाहिए,
तो मैंने तो मुझे अब क्या चाहिए, बीटा चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, हो गया ई पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ऐसा है, मतलब ये वाला टर्म तो डायमेंशन लेस था, तो ये कांस्टेंट हो गया, मतलब हट गया, नंबर है ना कांस्टेंट हो मतलब हट गया, तो बचा ये चीज टर्म। तो डायमेंशन ऑफ पी कितना होता है, पी क्या है, प्रेशर है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, हो गया। और ये हो गया अल्फा अपॉन बीटा। फोर्स का क्या होगा, एम एल टी पावर माइनस टू, और एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर, हो गया, इक्वल टू अल्फा, अल्फा कितना आया है, एम एल टी पावर माइनस टू आया है, अपॉन कितना हो गया, बीटा, कितना आ गया, थोड़ा सा नीचे। अब जो कैंसिल होता है भाई, कैंसिल तो कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर लेता हूँ, तो देखो इस L से ये L कैंसिल, सामने सामने, इस टी पावर माइनस टू से ये टी पावर माइनस टू कैंसिल, हो गया, इस M से ये M कैंसिल, हो गया। तो बीटा इक्वल टू क्या बचा, एल स्क्वायर, हो गया। अब मुझे क्या पता सॉरी, तो अल्फा अपॉन बीटा मुझे पता करना है। अल्फा कितना आया है, एम एल टी पावर माइनस टू, और बीटा कितना है भाई, एल स्क्वायर है। ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, एम एल, ऊपर जाएगा तो वन, माइनस वन बचेगा, तो माइनस, देखो यहाँ पे पावर वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा, माइनस वन टी पावर माइनस टू, मतलब अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। मतलब देखो क्या समझना है यहाँ पे क्वेश्चन में, जो डायमेंशन, जिसका डायमेंशन नहीं निकलता है, जिसका डायमेंशन आपको नहीं पता, मतलब ऐसा लगता है कि वो डायमेंशन मुझे डायमेंशन लेस है, मतलब वो कांस्टेंट टर्म है, तो आप सीधे उसको पहले निकाल दीजिए, उसमें से जो टर्म आपको निकल सकता है वो निकालने की कोशिश करिए, यही क्या ना। उसके बाद पूरे इक्वेशन में वो तो टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, जो डायमेंशन लेस ही नहीं है, तो मतलब उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उसको मैंने हटा दिया। देन अगेन अलग अलग टर्म के साथ कंपेयर करके मैंने आंसर निकाल दिया। आगे समझ में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप कॉपी पे, एकदम नीट एंड क्लीन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन, जो दोनों क्वेश्चन से गया, ये भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, और इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो आपको कराना है मुझे, वो भी क्वेश्चंस आ चुका है, नीट में आया है वो क्वेश्चन, वो आपको आईआईटी में नहीं आया, नीट में आया है। नीट में मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पहले हमारा एम्स होता था, उस एम्स में ही ये क्वेश्चंस आया है, तो हम लोग वहां से कराते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आते हैं उस एम के क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन से एम्स में आया है, एम्स 2008 में, पहले इसका अलग एग्जाम होता था तो लोग लेते थे ऐसा, तो ऐसा क्वेश्चन, एम्स मतलब पीएमटी, अभी तो पीएमटी के साथ कनेक्ट है, और मतलब नीट के साथ, तो वैसे समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वाई ए ओमेगा के, सब कुछ इसकी वैल्यू पूछा गया है। अब क्वेश्चन में दिया गया है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम पढ़ेंगे आगे, तो ये आएगा अपने को, ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें पढ़ना है मुझे। पूछा गया डायमेंशन कि आप y का डायमेंशन निकालो, a का डायमेंशन निकालो, ओमेगा के निकालो, k निकालो, और आपको सब कुछ गिवन है। y मुझे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, गिवन है, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट, t मेरा टाइम हो गया, और x मेरा डिस्टेंस हो गया, ये सब गिवन है। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, ट्रिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोले ना कि ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला। अब देखो साइन है, कभी भी आपने क्वेश्चंस में ये देखा है कि जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या अगर ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60 भी हो सकता है, साइन 80 माइनस 40 भी हो सकता है, मतलब ऐसा टर्म, मतलब ये वाला टर्म एक 90 के फॉर्म में लिया, और ये टर्म अपने को, मतलब ये दोनों क्या है, वैल्यू है। ये मतलब कि ये अगर मैं बात करूं तो ये पूरे को जो हम मेजर कर रहे हैं वो क्या है, एंगल है। ये वाला जो पूरा टर्म आ रहा है वो क्या है, एंगल का फॉर्म है, और एंगल की कोई वैल्यू होती है, और वैल्यू का कोई डायमेंशन होता है, नहीं होता है। ये तो पहले ही आपको पता है कि अगर कोई भी मैथमेटिकल टर्म रहेगा उसका कोई डायमेंशन होगा, नहीं होगा। मतलब साइन ओमेगा टी, अगर मैं बोलूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो उसका डायमेंशन होगा, नहीं होगा। ये एक एंगल है, और ये एक मैथमेटिकल टर्म है, क्या है, मैथमेटिकल टर्म है, एंगल है, मैथमेटिकल टर्म है, तो मैथमेटिकल टर्म का कोई डायमेंशन होगा, नहीं होगा।
जब उसका डायमेंशन ही नहीं होगा तो क्या उसका यूनिट भी होगा? नहीं होगा। मतलब यूनिट और डायमेंशन कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये वाला जो पूरा टर्म होगा वो क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। डायमेंशन लेस हो गया मतलब कोई डायमेंशन नहीं, मतलब क्या हो गया? m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 हो गया। ठीक है, तो अब मैं सबका अलग अलग निकालूंगा। अब देखो कैसे लिख रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, मतलब ये अगर मैं मान लूँ कि ये वाला एंगल जो है वो 180 है और ये वाला एंगल 60 है, मान लिया मैंने, तो सबका अलग अलग निकालूंगा। तो ओमेगा टी का कोई डायमेंशन होगा? नो डायमेंशन, क्योंकि क्या है? मैथमेटिकल टर्म है। तो क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा टी इक्वल टू m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। ओमेगा फाइंड करना है इसका डायमेंशन। t क्या है? मेरा टाइम है, तो t टाइम है, तो इसका डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। जब ये t इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1 हो गया। वेरी गुड सर, निकल गया। सेम उसी तरह ये भी एक एंगल है, 60 डिग्री भी एक एंगल है, ध्यान दीजिएगा ये भी एक एंगल है, तो इसका भी निकाल लूँ ऐसे ही कांस्टेंट टर्म पे। डायमेंशन ऑफ के एक्स इक्वल टू नो डायमेंशन हो गया। तो के एक्स इक्वल टू नो डायमेंशन का मतलब m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। के हो गया, x किस क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में नापेंगे? l से। क्या हो गया? m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो गया? ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, m पावर 0, l पावर -1, t पावर 0, मतलब k भी डायमेंशन निकल गया, ओमेगा भी निकल गया, k भी निकल गया। ठीक है, अब किसका निकालना है? y का। y तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया, y का नहीं निकल डायमेंशन, a का डायमेंशन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में y लिखा है, तो y का डायमेंशन तो डिस्प्लेसमेंट हो तो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? थर्ड के लिए जब ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा। तो डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो वाला टर्म तो कांस्टेंट है ना, साइन वाला जो भी पीछे किया था। तो डायमेंशन ऑफ y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, l इक्वल टू a हो गया, आ गया सब टर्म y a, मतलब ये मेरा क्वेश्चन समझ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को आए हैं क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है, सर मैं टेक्स्ट बुक को ओपन कर दूं, आप लोग मैं देख लेता हूं एक बार, ये नोट करिए। ठीक है, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, ये क्वेश्चन करा देता हूं, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आपको ये भी क्वेश्चन करा देता हूं, वो भी सेम आपका होमोजेनिटी पे ही है, तो आपको समझ में आए। ये क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र बोर्ड, पेज नंबर देख लीजिए कौन सा है, पेज नंबर 14 है, ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई, ध्यान दीजिए मुझे जो गिवन है इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई, मुझे एक ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई, देखो चार्ज दिया गया, ई दिया गया है, एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन सा दिया गया है? बी। वेलोसिटी को किससे डिफाइन किया गया है? बी से। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑफ चार्ज ई, मतलब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि F इक्वल टू बी ई वी बाई दिया है तुम्हें, आपको B का डायमेंशन पता करना है, B का डायमेंशन पता करना है। F मुझे जो गिवन है वो है फोर्स, ध्यान दीजिएगा F गिवन है फोर्स, ठीक है, दिखेगा ना द फोर्स, लिखा गया ना द फोर्स ऑन द चार्ज ई इज द F फोर्स दिया गया है। B का मुझे डायमेंशन पता करना है, E मेरा जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो गिवन है ऊपर चार्ज, द इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज। V क्या है? हमें V वेलोसिटी, V क्या है? वेलोसिटी। मुझे B का मुझे पता करना है कि उसका डायमेंशन क्या होगा। चलो देखिए किस स्टेप करो। F फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा मुझे बता दो। फोर्स का डायमेंशन होगा m पावर 1 l t पावर -2, ये होता है फोर्स का। चलो मैंने लिख दिया। B का मुझे पता करना है, E नहीं पता, तो मुझे पता करना है E क्या है? चार्ज है, E क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? IT, Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी होता है ना, तो यही इलेक्ट्रिक चार्ज है ना Q, ठीक है। तो I को किससे डिफाइन करते हैं? I से डिफाइन करते हैं, या एम्पियर से कोई डिफाइन करता है, और T कितना हो गया? T, मतलब क्या हो गया? IT। तो क्या हो गया इसका डायमेंशन?
i पावर 1 और t पावर 1, तो मतलब it सीधे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया v। v क्या है? v वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? l t पावर माइनस 1, ये होता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम ऊपर चला गया, कितना हो गया? अपॉन में चला जाएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको तो मैं पहले ही हटा दूंगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा mlt पावर माइनस 2 और नीचे क्या हो जाएगा? it हो गया एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो गया एल टी पावर माइनस 1। अब मतलब ये एल से एल कैंसिल हो गया। अब ध्यान दो, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? m, यहाँ पे एक टी है और यहाँ पे माइनस टी, तो ये भी कैंसिल हो गया। टी है और ये माइनस 1 है ऊपर, तो मतलब 1 अपॉन में हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा सिर्फ क्या? आई बचा ना, आई बचा, तो आई ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 1 हो जाएगा और टी ऊपर क्या हो गया? माइनस 2 हो गया। मतलब कि जो हमारा आंसर आया वो क्या हो गया? ये डायमेंशन हो गया। तो बी का डायमेंशन क्या होगा? फॉर्म में पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे तो ये डायमेंशन होगा, तो बी का डायमेंशन क्या हो गया? m पावर 1 t पावर माइनस 2 i पावर माइनस 1, ये डायमेंशन हो गया बी का। देखो आंसर आया है क्या? अगर आप पूरा फॉर्म में लिखोगे एल एम टी के फॉर्म में तो क्या लिखोगे? एल पावर 0 m पावर 1 t पावर माइनस 2 i पावर माइनस 1, i पावर कितना? माइनस 1, तो ये मेरा डायमेंशन। कितना इजी क्वेश्चन है ना, कुछ घबराना नहीं है। जो मुझे पता है सबका आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन पता है, तो सब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आज का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनालिसिस, यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये हमारा लास्ट इसके बाद वाला चैप्टर होगा, लेक्चर होगा, तो आप उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें जो 3 फॉर्मूले हैं, 3 जो फॉर्मूले बोल रहा हूँ, 3 जो मेथड है, मुझे यूजेज है उसके, वो बोर्ड के एग्जाम में और प्लस उसके साथ साथ आपको IIT जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस तो आता है, ये अभी तक आपने किया तो वो तो आता है, लेकिन आगे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस लेक्चर को जरूर कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का हम वेट करते हैं। कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सेम टाइम पे, तो आप सब लोग प्रेजेंट रहिएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।